नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त की जारी। 10 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 20,000 करोड़ किया हस्तांतरित। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसान परिवारों को दिए जा चुके हैं। मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ का इक्विटी अनुदान भी किया जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते किसानों की कठिनाइयों से हो चुके हैं रूबरू। कहा, पीएम मोदी ने किसानों की भलाई के लिए उठाए हैं क्रांतिकारी कदम। वर्ष 2020-21 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़कर हुआ 15,30,000 करोड़ रुपए। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण की बास्केट के तहत गैर बासमती चावल किया गया निर्यात। आलू में झुलसा रोग लगने की बड़ी संभावना। मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर सावधानी बरते किसान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पहाड़ों से बर्फीली हवाएं बराबर मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं। पाला की स्थिति में सबसे अधिक आलू की फसल में रोग लगने की बढ़ जाती है संभावना। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के पहले शनिवार को जो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री ने किया वो रहा किसान और किसानी के नाम, जब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ किसान परिवारों को मिले 20,000 करोड़ रुपए। इस मौके पर उन्होंने देश के 351 एफपीओ के लिए 14 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और केमिकल फ्री उत्पादों की उपज बढ़ाने का आह्वान किया। साल 2022 का पहला दिन और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सीधे उनके खातों में जमा हो गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये रकम देश के छोटे किसानों के लिए एक बड़ा संबल है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस मौके पर उन्होंने देश के 351 एफपीओ के लिए 14 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। कृषि क्षेत्र में छोटे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में किसान उत्पाद संगठन की उपयोगिता को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि एफपीओ के जरिए छोटे किसानों के पास 5 बड़ी शक्तियां मौजूद हैं, जिसके तहत वो अब बाजार से मोल भाव कर सकता है। वही संभावना बड़ी हो गई है। साथ ही नवोन्मेष करने की ताकत किसानों को मिली है। इसके अलावा अब छोटे किसान जोखिम चुनौतियों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अब ऐसे किसान बाजार के मुताबिक अपने आप को तैयार भी आसानी से कर सकते हैं। इन एफपीओस को 15 लाख रुपए तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में ऑर्गेनिक एफपीओ, इसके क्लस्टर्स, ऑयल सीड के क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे किसान आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। कृषि क्षेत्र ने महामारी की चुनौतियों के बावजूद एक के बाद एक मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाम ऑयल मिशन के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए 11,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। देश में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन पर प्रधानमंत्री ने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड स्तर 300 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच चुका है। तो वहीं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने 6 से 7 साल पहले की तुलना में 45% बढ़ोतरी दर्ज की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। फसलों के अवशेष हो, पराली हो, ऐसी हर चीज से भी किसान को पैसा मिले, इसके लिए प्रयास तेज किए हैं। कृषि अवशेषों से
बायोफ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैकड़ों नए यूनिट्स लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 100 साल की सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ एकजुट होकर सामूहिक प्रयास की बदौलत जंग लड़ रहा है। ऐसे में देश के हर एक नागरिक का छोटा सा प्रयास, एक संकल्प और सामर्थ्य मिलकर बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं और साल 2022 में हर एक व्यक्ति राष्ट्र की भावना से सार्थक काम करे। डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णयों में दूरदर्शिता है। ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में डिजिटल इंडिया की अहम भूमिका के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बदौलत गांव-गांव तक विकास की धारा सुचारू रूप से पहुंच रही है। वहीं पशुधन की सुरक्षा और संवर्धन के लिए भी सरकार ने टीकाकरण अभियान से लेकर गोबरधन योजना भी प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री ने किसानों का आह्वान किया कि आधुनिक तकनीक, नए तौर तरीकों के साथ पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाएं और केमिकल फ्री उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की थी, तब पीएम मोदी ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। तोमर ने कहा कि साल के पहले ही दिन पीएम मोदी ने 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करके उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है। और गोवा को आज विकास का नया मॉडल बताया जा रहा है। गोवा के पास अर्बन लाइफ है तो गांव भी है। पिछले एक साल में ही फल और सब्जियों का उत्पादन 40 और दुग्ध उत्पादन में 20% इजाफा हुआ है। गोवा राज्य की सफलता की इस कहानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। हम इस समय दक्षिण गोवा के धारबांदोड़ा तालुका में हैं। मेरे पीछे आप ये खेत देख रहे हैं और देश में जिस तरीके से किसानों की बात हो रही है, ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी कहानी किसानी और खेती की बताएंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि ये एक आदर्श स्थिति है। एक जो यहाँ के किसान हैं, आधुनिक किसान हैं और इस समय हम देख सकते हैं कि वो आधुनिक तरीके से खेती के जो तरीके हैं वो उन्होंने अपनाए हुए हैं और इनसे आज हम बात करेंगे खेती की जो सब्जियां उगा रहे हैं इसके बारे में। बताएं कि मूल कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से आप इसमें मुनाफा कमाते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशली एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो इतना सपोर्ट रहता है कि आप उतरिए ज़मीन में अपना उतरिए, कुछ तो कीजिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। वो कैसे आपको सपोर्ट करता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या वो सब्जियां खरीदता है, क्या रेट तय करता है, कैसे आपको? मतलब जनवरी से जून तक हमको मालूम रहता है प्राइस क्या है और जुलाई से दिसंबर तक
मतलब साल के 12 महीने हमें मालूम रहता है कि हमको रेट क्या मिलने वाला है। अगर हम एक मोटा मोटी आकलन करें कि आपका 12.5 एकड़ का ये जो इलाका है, इसमें आप सालाना क्या टर्नओवर रखते हैं और कितना प्रॉफिट तक निकाल सकते हैं कम से कम? 2019-20 में तो हमने 75 लाख का टर्नओवर किया था, उसमें से 35 लाख तो हमारा प्रॉफिट था। वरद सावंत की इस कहानी को सीएम मनोहर पारिकर द्वारा 2013 में शुरू की गई उस योजना से समझा जा सकता है, जिसमें 13 सब्जियों की खरीद तय दाम पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत गोवा हॉर्टिकल्चर कॉरपोरेशन साल में 2 बार सब्जियों के रेट पहले से ही तय कर देता है, जिसमें पहला जनवरी से जून के लिए दाम नवंबर में और दूसरा जुलाई से दिसंबर के दाम मई में किसानों को बता दिए जाते हैं। ये रेट सब्जियों के पिछले साल के औसत दाम में राज्य सरकार अतिरिक्त 8 रुपए जोड़कर तय करती है। किसानों से खरीदी गई सब्जियों का पेमेंट 8 दिन के अंदर किसानों के खाते में सीधे भेज दिया जाता है, जबकि छोटे किसानों के लिए सामुदायिक खेती की योजना जारी है। 2600 मेजर फार्मर्स है, वो सभी फार्मर्स का हमारा ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। किसके पास आज क्या हार्वेस्ट हो जाएगा वो हमको ग्रुप पे वो भेज देते हैं। हमारी मोबाइल वैन जो है वो उनके फील्ड में जाके वहाँ से हम लोग उनका माल उठा लेते हैं। और कोविड का पीरियड में क्या हो गया, सभी जगह आदमी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था, उस वजह से हम लोगों ने उनको इतनी सर्विस दे दी कि उनके फील्ड में जाके उनका माल हम लोगों ने उठा लिया। वरद सावंत जैसे किसान अपनी समझ से न सिर्फ अपनी खेती को उन्नत बना रहे हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज इनके खेतों में करीब 25 लोग रोजाना काम करते हैं। गोवा के वरद सावंत की कहानी कहती है कि अगर हम सरकारी योजनाओं का सही उपयोग और तकनीकी का सहारा लेकर अपनी जमीन से प्यार करें और उसमें मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। और ये जो खेती कहानी की उनकी कहानी है, ये बताती है कि देश में किसान अब कैसे आगे बढ़ना चाहता है। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, गोवा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से पहाड़ों से बर्फीली हवाएं बराबर मैदानी क्षेत्रों में आ रही हैं। इसके साथ ही पाला की स्थिति में सबसे अधिक आलू की फसल में रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसको लेकर किसान भाई पहले से सावधानी बरतें और बराबर देखभाल कर कीटनाशी का छिड़काव करें। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि मौसम में अत्यधिक नमी और ठंड बढ़ जाने के कारण आलू की फसल में झुलसा रोग के लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल में अभी तक फफूंदी नाशक दवा का पड़ने छिड़काव नहीं किया है या जिनकी आलू की फसल में झुलसा बीमारी प्रकट नहीं हुई है, उन सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे कॉपर ऑक्सीक्लोर 50% WP अथवा मैंकेजे 75% WP युक्त फफूंदी नाशक दवा का रोग जरूर अपने किस्मों में डालें और 2 किलोग्राम मात्रा को 750 लीटर पानी में मिलाकर तत्काल छिड़काव भी जरूर करा दें। साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि जिन खेतों में रोग का प्रकोप हो चुका है उनमें किसी भी फफूंदी नाशक साइमोकैसनिल मैकेजम का 3 किलोग्राम 750 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से अथवा फेनोमिडेन मैंकोजेब का 3 किलोग्राम 750 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति दर से छिड़काव करें अथवा जिन्हें 75% W 2 किलो अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की 2.5 किलोग्राम प्रति की दर से 750,000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। किसान दवा को क्रय करते समय रसायन की अवसान तिथि देख लें और कैशे मोमो अवश्य प्राप्त करें। तो आलू में झुलसा रोग लगने की ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं और इसके लिए किसान ये काम कर सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की। बीते कुछ महीनों से आगे चल रही मूंगफली के निर्यात में अक्टूबर महीने के दौरान गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 28,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,27,440 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 2,55,941 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है।
वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से थोड़ा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 3,64,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 3,66,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं साल के आखिरी दिन एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 30 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 4,380 रुपए। 31 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उछाल आया और भाव 4,430 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,300 रुपए। 31 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,275 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में मूंगफली के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 30 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,000 रुपए। 31 दिसंबर को इसके सौदे 299 रुपए मजबूत होकर 5,299 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 30 और 31 दिसंबर को मूंगफली 5,700 रुपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की सहारनपुर मंडी में 30 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,700 रुपए। 31 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,700 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब देखते हैं कि शिमला मिर्च की खेती करते समय किसान किस बात का ध्यान रखें। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान फसलों को किस तरह से इसका ध्यान रख सकते हैं। इन दिनों जम्मू कश्मीर के किसानों को सलाह है कि गिरते तापमान को देखते हुए फलों के नए या छोटे पौधों की देखभाल करें। पाले या ज्यादा ठंड से पौधों को बचाने के लिए धान की पुआल या सरकंडे से ढकने का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्णकटिबंधीय इलाकों में गेहूं की पछेती किस्म की बुआई पूरी कर लें। यहाँ के किसान मूली की खुदाई करें। जम्मू कश्मीर में ब्रोकली, गोभी, पालक और मेथी की कटाई भी समय पर करें। जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों में गेहूं के खेतों में गुड़ाई का काम करें। खेत या मेड़ों से खरपतवार निकालें। यहाँ के किसान सरसों, चने और मटर के खेतों में भी गुड़ाई का काम करें। साथ ही मटर की बेलों को पर्याप्त सहारा दें। वहीं हिमाचल प्रदेश के उप आर्द्रता वाले मध्य पहाड़ी क्षेत्र में रबी की प्याज की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान लहसुन की बुआई भी करते रहें।
राई और सरसों के खेतों में हल्की सिंचाई करें। इतना ही नहीं, हिमाचल के उप उष्ण कटिबंधीय निचले पहाड़ी हिस्सों में सब्जियों की फसल में मल्चिंग करें। ऐसा करने से जहां एक तरफ फसल की पाले से हिफाजत होगी तो वहीं दूसरी तरफ मिट्टी में मौजूद नमी को बचाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में फूल गोभी और ब्रोकली की रुपाई जारी रखें। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के उप आर्द्र उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गन्ने और बरसीम की कटाई का काम करें। और खेती किसानी से हटकर आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का तोहफा देंगे। सरधना के सिलावा में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को खेल में मिलेगा मौका। पहाड़ों की बर्फबारी का असर उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और सहित राजस्थान में पर सर्दी तेज हो रही है। हरियाणा में नए साल पर बड़ा दर्दनाक हादसा। राज्य के भिवानी में दादम खनन क्षेत्र में हुए भूस्खलन में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर। जानकारी के मुताबिक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से भूस्खलन हुआ। वहीं मौके पर बचाव राहत अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाके में स्थापित नवीन कैंप में नए साल के पहले दिन 44 नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए। ये नक्सली इलाके में लंबे समय से सक्रिय थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज केरल के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नौसेना विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा करेंगे। विक्रांत देश का पहला स्वदेशी विमान वाहन पोत है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों से कहा कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें। केंद्र ने कहा कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि इस वर्ष सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के मामले में कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। असम में कई समूह इस कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में मीडिया से कहा कि राज्य में सभी चरमपंथी गुट बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण कल से शुरू होगा। इसके लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल की पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,170 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों की तुलना में 1,103 अधिक हैं। राज्य में शुक्रवार को कोविड-19 के 8,067 मामले दर्ज किए गए थे। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 145.40 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 351वें दिन शाम 7 बजे तक 22 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वैष्णो देवी मंदिर हादसे के कारणों की जांच के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी को सप्ताह भर में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। कमेटी हादसे के पीछे के कारणों का विस्तृत जांच करेगी। गौरतलब है कि भवन के बाहर तीर्थ यात्रियों के 2 समूहों में हाथापाई के कारण भगदड़ मची थी। इसमें 12 तीर्थ यात्रियों की जान चली गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।